नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। हम सब 26 जनवरी के बारे में जानते हैं, छुट्टी होती है, टीवी पर दिल्ली में एक शानदार परेड होती है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि 15 अगस्त को मिली आज़ादी के बावजूद हमें एक और बड़े दिन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, अगर देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 1950 में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है? आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक और छुट्टी की कहानी नहीं है, ये भारत के एक आज़ाद मुल्क से एक आत्मनिर्भर गणतंत्र बनने की कहानी है। हमारे पास द डॉन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नाम के एक लेख से मिली जानकारी है और हम इसका इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दिन ने भारत की आत्मा को कैसे कैसे परिभाषित किया। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तिरंगा फहराया गया, जश्न मना, लेकिन पर्दे के पीछे देश का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अभी भी अंग्रेजों का ही था। मतलब देश का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चल रहा था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये कुछ ऐसा है कि आपने नया घर तो ले लिया, लेकिन घर के नियम अभी भी पुराने मालिक के ही चल रहे हैं। ये स्थिति लगभग 3 साल तक चली। ये आज़ादी कैसी थी? हाँ, ये बात बहुत मजेदार है और इसे समझना जरूरी है। इसे डोमिनियन स्टेटस कहते थे। तकनीकी रूप से इन लगभग 3 सालों तक भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत एक डोमिनियन था और हमारे राष्ट्र के प्रमुख किंग जॉर्ज 6 थे, वही ब्रिटेन के राजा। जाहिर है वो यहाँ शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन कागजों पर स्थिति यही थी। ये एक जरूरी लेकिन हाँ अजीब सा ट्रांजिशन पीरियड था। आप रातों रात इतने बड़े और विविध देश के लिए अपने कानून नहीं बना सकते। तो आज़ादी पहला कदम था, लेकिन मंजिल थी पूर्ण स्वशासन, यानी अपना संविधान, अपना कानून, अपना प्रमुख। मतलब हार्डवेयर तो भारतीय था, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी ब्रिटिश था। और हमारे उस दौर के नेताओं ने समझा कि इस सॉफ्टवेयर को बदलना ही असली आज़ादी होगी। यहीं से संविधान बनाने की वो महान कहानी शुरू होती है ना? स्रोत बताता है कि इसमें 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 साल। ये सिर्फ कुछ लिखने का काम तो नहीं रहा होगा। इतना लंबा समय क्यों लगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वैचारिक लड़ाई चल रही थी? बिल्कुल, ये सिर्फ कानून लिखने की प्रक्रिया नहीं थी। ये भारत की आत्मा को, उसे परिभाषित करने की कोशिश थी। संविधान सभा में 300 से ज्यादा सदस्य थे, जो भारत के हर कोने, हर समुदाय से आए थे। और उनके बीच जबरदस्त बहसें हुई थीं। सबसे बड़ी बहसों में से एक थी कि भारत को एक मजबूत केंद्र वाली सरकार बनानी चाहिए या राज्यों को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। सरदार पटेल जैसे नेता एक मजबूत केंद्र के पक्ष में थे, ताकि देश की एकता बनी रहे, जबकि कई दूसरे नेता राज्यों की स्वायत्ता चाहते थे। अच्छा, और किन मुद्दों पर टकराव था? अरे बहुत सारे मुद्दों पर। गांधीवादी मॉडल, जो गांवों को सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था, और नेहरू के आधुनिक औद्योगिक मॉडल के बीच भी एक टकराव था। भाषा को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई कि राष्ट्रभाषा क्या हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई। क्या हमें अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाना चाहिए या ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम? हर एक अनुच्छेद, हर एक शब्द पर घंटों बहस हुई। हजारों संशोधन प्रस्तावित किए गए, इसलिए इसमें इतना समय लगा। ये दस्तावेज किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा नहीं है, ये सैकड़ों विचारों के मंथन से निकला है। अमृत है। तो जब हम संविधान की प्रस्तावना में लिखे उन भारी भरकम शब्दों को पढ़ती हूँ, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उन सभी बहसों का निचोड़ है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा समझते हैं। संप्रभु तो साफ है, हम अपने मालिक खुद हैं। लेकिन समाजवादी, आज के दौर में इस शब्द के कई मतलब निकाले जाते हैं। 1950 में इसका क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। 1950 में समाजवादी का मतलब सोवियत संघ वाला तानाशाही समाजवाद बिल्कुल नहीं था। नेहरू का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद था। इसका मूल विचार ये था कि देश के संसाधनों का बंटवारा ज्यादा बराबरी से हो और सरकार की भूमिका गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने में हो। ये सुनिश्चित करना था कि आज़ादी का फायदा सिर्फ कुछ अमीरों को नहीं, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचे। और गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब? गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि देश का सर्वोच्च पद, यानी राष्ट्र प्रमुख, वंशानुगत नहीं होगा। कोई राजा या रानी नहीं होगी। देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। यानी सत्ता का स्रोत सिर्फ और सिर्फ जनता होगी।
26 जनवरी 1950 को जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली तो भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना, क्योंकि हमने एक चुने हुए व्यक्ति को अपना राष्ट्र प्रमुख बनाया। ठीक है, तो संविधान तैयार हो गया, देश गणराज्य बनने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है। हमारा स्रोत बताता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपना लिया था। हम उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी तक क्यों रुके? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये इंतजार बेवजह नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक फैसला था। इसके पीछे इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन जुड़ा है। हमें 20 साल पीछे जाना होगा, 1930 में। उस समय तक कांग्रेस के पुराने नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, हमें आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहिए। अच्छा, तो ये एक पीढ़ीगत बदलाव था एक तरह से। बिल्कुल। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और वहां नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर तारीख तय हुई 26 जनवरी 1930। उस दिन पूरे देश में लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा फहराया गया। ये एक बहुत ही विद्रोही और साहसिक कदम था। वो दिन लोगों के दिलों में बस गया था। तो जब 1949 में संविधान तैयार हुआ तो नेताओं ने फैसला किया कि हम इसे लागू करने के लिए उस ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी का इंतजार करेंगे। वाह, तो ये एक तरह का सम्मान था। ये 1930 के उस सपने को 1950 की हकीकत से जोड़ने जैसा था। ये कहने का एक तरीका था कि वो वादा जो हमने खुद से 20 साल पहले किया था, उसे आज हमने पूरा कर दिया है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक भावना थी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये आजादी के लंबे सफर को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश थी। तो ठीक है, देश ने अपना संविधान बना लिया, अपने नियम लिख लिए। ये एक बहुत बड़ी अकादमिक और कानूनी जीत थी। लेकिन इस भावना को, इस जीत को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? इस जश्न को एक राष्ट्रीय उत्सव में कैसे बदला जाए? मुझे लगता है यहीं पर उस मशहूर परेड की भूमिका आती है ना? हाँ, यहीं से गणतंत्र दिवस का वो रूप सामने आता है जिसे हम सब जानते हैं। परेड सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है, ये नए भारत की कहानी दुनिया को बताने का एक जरिया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहली कुछ परेड राजपथ पर नहीं हुई थी? पहली परेड 1950 में इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहते हैं, वहां हुई थी। उस समय का माहौल बहुत अलग था। ये एक सरकारी कार्यक्रम से ज्यादा एक जनता का उत्सव लगता था। लोग पेड़ों पर, इमारतों पर चढ़कर अपने देश को सेलिब्रेट कर रहे थे। राजपथ पर इसे एक स्थायी परंपरा बाद में बनाया गया। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए आज की परेड के हिस्सों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आती है सैन्य ताकत, टैंक, मिसाइलें, मार्च करते सैनिक। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सिर्फ अनुशासन दिखाने के लिए है, लेकिन क्या इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये सैनिक जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वो एक ताल में चल रहे हैं? ये विविधता में एकता का एक चलता फिरता उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ सैन्य अनुशासन नहीं है, ये राष्ट्रीय एकीकरण का भी प्रतीक है। इसका एक और गहरा संदेश है, आत्मनिर्भरता। ये परेड दुनिया को बताती है कि भारत अपनी सीमाओं की, अपने लोगों की रक्षा खुद कर सकता है। एक देश जो कल तक अपनी सुरक्षा के लिए एक विदेशी ताकत पर निर्भर था, आज वो अपनी सेना पर गर्व करता है। फिर आती हैं राज्यों की झांकियां, जो भारत का एक चलता फिरता सांस्कृतिक नक्शा है। हर झांकी अपने राज्य की कला, संस्कृति और विकास की कहानी कहती है। और परेड का एक और हिस्सा मुझे हमेशा आकर्षित करता है, मुख्य अतिथि, जो हर साल एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ये परंपरा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा कूटनीतिक महत्व है। मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के नेता को बुलाया जा रहा है, ये भारत की उस साल की विदेश नीति की प्राथमिकताओं का एक शक्तिशाली संकेत होता है। ये दुनिया को बताता है कि भारत किसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। ये सिर्फ एक मेहमान को बुलाना नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट देना है। जैसे 1950 में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का एक अहम साथी बनने वाला था। ये बात तो सही है, लेकिन क्या आज के दौर में कुछ लोग ये तर्क नहीं देते कि परेड पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा है, कि ये सिर्फ सैन्य शक्ति का एक आक्रामक प्रदर्शन है जिसका गांधी के शांतिप्रिय भारत से कोई लेना देना नहीं?
यह एक जायज़ बहस है और इस पर विचार होना चाहिए। इस आलोचना में कुछ सच्चाई हो सकती है कि खर्च बहुत होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ खर्च नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और एकता में एक निवेश है। यह देश के युवाओं को प्रेरित करता है। यह सेना और नागरिकों के बीच एक जुड़ाव पैदा करता है। यह एक ऐसा दिन है जब पूरा देश अपनी साझा पहचान का जश्न मनाता है। तो इसे सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन के रूप में देखना शायद इसकी पूरी तस्वीर को नहीं समझना है। यह भारत की संप्रभुता का उत्सव है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो 26 जनवरी को हमें कैसे याद रखना चाहिए? एक परेड, एक छुट्टी या कुछ और गहरा? अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो यह दिन हमें कुछ बहुत बुनियादी और जरूरी बातें याद दिलाता है। पहली, आज़ादी एक मंजिल नहीं, एक सफर है। 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन 1950 में हमें वैचारिक और कानूनी आज़ादी मिली, यानी अपने तरीके से जीने का अधिकार। दूसरी बात, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि लोकतंत्र और संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गए और हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे। ये जिंदा चीजें हैं। इन्हें हर रोज, हर पीढ़ी को अपनी मेहनत और अपनी समझ से सींचना पड़ता है। संविधान वो किताब है जो हमें बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे रहेंगे, और इसका सम्मान करना ही गणतंत्र को जिंदा रखना है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। ये वो दिन है जब भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया से कहा, अब हम अपने नियम खुद लिखेंगे, हम अपना शासन खुद करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने समझा कि 26 जनवरी का दिन सिर्फ एक परेड या झांकियों का दिन नहीं है। ये भारत के एक आज़ाद देश से एक संप्रभु गणतंत्र बनने के जटिल और शानदार सफ़र की कहानी है। ये उन बहसों, उन सपनों और उन फैसलों की कहानी है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचा जा सकता है। ये संविधान दशकों पहले लिखा गया था, लेकिन इसके सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज के आधुनिक दौर में जब हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, एक नागरिक होने के नाते इस गणतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने में सक्रिय रूप से भाग लेने का क्या मतलब है? वोट देने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिए।